आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फन विद सब्जेक्ट में। एक ऐसी जगह जहां पर आपको अपने विषय से संबंधित एक्सप्लेनेशन और स्टडी मटेरियल प्राप्त हो सकेगा। दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय इतिहास के दिल्ली सल्तनत, जो कि मिडिवल हिस्ट्री का पहला पार्ट है, के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1526 तक का समय माना जाता है। इसे हम इंडियन हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोगों ने शासन किया उन्हें हम इम्परर या शहंशाह की उपाधि देते थे और इन सभी की राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। इसलिए ये 320 सालों का एक समय दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है, जिसे 1206 से प्रारंभ मानते हैं और पानीपत के फर्स्ट बैटल, जिसमें बाबर ने लोदी डायनेस्टी के लास्ट एम्परर इब्राहिम लोदी को हरा करके मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की, वहाँ पर इसका अंत होता है। दिल्ली सल्तनत के दौरान दिल्ली पर 5 वंश, जिन्हें हम डायनेस्टीज़ के नाम से जानते हैं, ने शासन किया, जिनके नाम क्रमशः स्लाइड में दिए हुए हैं। पहला नाम आता है द मामलुक डायनेस्टी। मामलुक डायनेस्टी या इसे हम स्लेव डायनेस्टी कहें, इसकी ड्यूरेशन 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक पाई जाती है, जिसमें कैकुबाद की डेथ होती है। और लास्ट लोदी डायनेस्टी है, जो 1551 से लेकर के 1526 तक शासित रही। स्लेव डायनेस्टी और मामलुक डायनेस्टी या गुलाम वंश, इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय जितने भी शासक हुए उन शासक का पहले काम एज अ स्लेव जो एम्परर इंडिया में आए उनके अधीन काम करना था। गुलाम वंश का प्रथम जो शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक माना जाता है। इट वॉज ऑल्सो नेम्ड एज अ लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श भी कहा जाता है क्योंकि वो डोनेट करता था लिबरली, खुले हैंड से लोगों को दान देता था। इसे सुल्तान का भी टाइटल दिया गया है और इसने दिल्ली की जगह लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को भी इनिशिएट किया, पहली स्टोरी कंप्लीट भी की, क्योंकि इस कुतुब मीनार का निर्माण उसने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर किया। लेकिन कुतुबुद्दीन की असमय डेथ, जो कि चौगान खेलने से हुई 1210 में, उसके बाद इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक की जगह पर अपने आप को स्थापित किया। इल्तुतमिश ऐबक के समय इक्तादार ऑफ ग्वालियर अपॉइंट किया गया था। कमांडर्स ऑफ मोहम्मद गाजी लाइक याल्दूस, कुबाचा एंड ऑफ मुल्तान एंड अली मर्दान ऑफ बंगाल एंड बिहार रोज अगेंस्ट हिम। ये कौन थे? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के कॉम्पिटिटर थे। चूंकि ये 4 लोग मोहम्मद गोरी को भारत पे एक लंबी विजय हासिल करने में मदद किए थे, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के बाद भारतीय हिस्से का शासक बना। याल्दुज कुबाचा को मुल्तान दिया गया, अली मर्दान को बंगाल और बिहार दिया गया। ये लोग इसके अगेंस्ट खड़े हो गए। इल्तुतमिश ग्रेट स्टेट्समैन जाना जाता है और उसने मंसूर की उपाधि पाई, जो कि एक लेटर था, रिकॉग्निशन था अब्बासिद खलीफ द्वारा उसके समय में। इल्तुतमिश ऑर्गेनाइज्ड तुर्गाने चहलगानी। ये तुर्की के कुछ सरदारों का एक ग्रुप हुआ करता था। न्यू क्लास ऑफ द रूलिंग एलीट ऑफ 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स। इसे हम दरबार में 40 महत्वपूर्ण सदस्यों की एक संगठन के तौर पर समझ सकते हैं। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अरबिक क्वाइनेज इन इंडिया। उसने अरबी सिक्कों को भारत में ढाले जाने की व्यवस्था की। सिल्वर का
सिक्का टका, जिसका कि 175 ग्राम वेट हुआ करता था, इसने स्टैंडर्ड कॉइन के तौर पर भारत में लागू किया और इसे मिनहाज उल सिराज जो कि तबकाते नासरी के लेखक थे, वो भी इसके दरबार में हुआ करते थे। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। रजिया सुल्ताना, इनका समय काल 1236 से लेकर 1239 सेंचुरी तक माना जाता है। ये पहली और अंतिम मध्य भारत के इतिहास में शासिका थी। रजिया ने एक अबिसीनियन गुलाम मलिक जमालुद्दीन को, जिसका नाम याकूत के नाम से जाना जाता है, उसे थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हुए अमीर आखूर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया। इन दो बातों से रजिया का फीमेल होना, जो कि तुर्गाने चहलगानी को बर्दाश्त नहीं हुआ, और एक गुलाम को ज़रूरत से ज़्यादा तरजीह देना या प्राथमिकता देना सरदारों को नहीं पसंद आया, जिससे कि सरदार रजिया के अगेंस्ट हो गए। रजिया ने अपने विद्रोही सरदार अल्तुनिया को जीतने के लिए उससे मैरिज की, बट बाद में बुरहान शाह ने रजिया का कत्ल कर दिया। रजिया का सबसे माइनस पॉइंट उसका लेडी होना था, जो कि उसके सरदारों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। गुलाम वंश के अंतिम शासक, प्रभावी शासक के तौर पर बलबन का नाम आता है। बलबन जो कि जानता था कि उसके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज नोबेल्स ऑफ 40 के द्वारा पेश किया जाएगा। बलबन ने अपने आप को ऊंचा रखने के लिए, एम्परर के पद को प्रतिष्ठित और ताकतवर बनाने के लिए डिवाइन थ्योरी, जिसे कि किंग का दैवत्व सिद्धांत कहते हैं, उसे प्रस्तुत किया। बलबन के अनुसार सुल्तान वॉज गॉड्स शैडो ऑन द अर्थ, मीन्स जिल्ले इलाही और द रिसिपेंट ऑफ द डिवाइन ग्रेस कहा जाता है। नियाबत खुदाई भी इसे कहा जाता है। बलबन के अनुसार राजा को अल्लाह का एक नियामत प्राप्त है, या वो उसकी शैडो परछाई के तौर पर यहाँ पे शासन करता है। बलबन ने अपने राज्य को अनुशासित और रखने के लिए नए कस्टम, जिसको सिजदा, पोस्ट्रेशन और पाइबोस, किसिंग ऑफ सुल्तान फीट को भी लागू किया, जिससे कि सरदारों के अहम को दबाया जा सके। बलबन की मौत के बाद अंतिम शासक कैकुबाद, जो कि स्लेव डायनेस्टी का अंतिम शासक था, कैकुबाद का मर्डर करने के बाद गयासुद्दीन खिलजी ने साम्राज्य को अपने हाथों में लिया। कैकुबाद बलबन का ग्रैंडसन था और दिल्ली का सुल्तान बनाया गया नोबेल्स के द्वारा। चूँकि वो बहुत अच्छा नहीं था, इसीलिए उसके सन कैमूर को 1290 में एम्परर के पद पर बिठाया गया। फिरोज, जिसे कि हम आरिज़े मुमालिक मिनिस्टर ऑफ वॉर कहते हैं, उसके पद पर आसीन कैमूर नाम के एक व्यक्ति, जो कि बाद में जलालुद्दीन खिलजी के नाम से मशहूर हुआ, उसने राज्य का सिंहासन अपने हाथों में लिया और उसने सिंहासन पर बैठते समय जलालुद्दीन खिलजी के नाम से अपने वंश को स्थापित किया। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1320 तक खिलजी डायनेस्टी का शासन रहता है। जलालुद्दीन खिलजी इसका संस्थापक माना जाता है। जलालुद्दीन खिलजी शासन पर बैठते समय 70 वर्ष की आयु का था। जलालुद्दीन खिलजी जब सिंहासन पर बैठा तो उसने के समय में मलिक छाजू ने विद्रोह किया। मलिक छाजू को हटा करके जलालुद्दीन खिलजी ने उसके भतीजे और अपने सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी एक योग्य जनरल और सेनापति था। उसने देवगिरी पर आक्रमण करके बहुत सारा धन एकत्र किया। इस खुशी से खुश होकर के जलालुद्दीन खिलजी उससे मिलने के लिए कड़ा पहुंच गया बिना प्रोटेक्शन के, और वहां पर उसका मर्डर अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया।
अलाउद्दीन खिलजी जो कि एक बहुत ही योग्य और राजनीतिक व्यक्ति था, वो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और सन इन लॉ भी कहा जाता है। उसने बलबन की पॉलिसी को गवर्नेंस के तौर पर बहुत अच्छे से यूज़ किया और लेटर ऑन उसने जलालुद्दीन खिलजी की जो पॉलिसी ऑफ कॉन्ट्रेरी टॉलरेंस थी, यानी सहिष्णुता का सिद्धांत जो कि जलालुद्दीन खिलजी अपना रहा था, उसके ठीक उल्टा उसने पॉलिसी ऑफ इनटॉलरेंस को फॉलो किया। उसने तुर्गानी चहलगानी को पूरी तरीके से कह सकते हैं डिस्ट्रॉय किया, हटा दिया। पब्लिक उसके द्वारा लिए गए कुछ डिसीजन हैं जिनके माध्यम से वो काफ़ी स्ट्रिक्ट और सही राज्य सिंहासन चलाने के लिए जाना जाता है। पहला, पब्लिक सेल ऑफ लिकर एंड ड्रग वाज टोटली बैंड। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट में इस चीज़ को पूरी तरीके से इंटेलिजेंट स्पाई सिस्टम वाज रीऑर्गेनाइज्ड एंड ऑल द सीक्रेट एक्टिविटीज ऑफ नोबेल वर इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द सुल्तान। He confiscated the property of the nobles and later on social gathering and festivity without the permission of Sultan were totally not permissible. In such a stringent rule, अलाउद्दीन खिलजी अपने सिंहासन को नोबेलिटी से फ्री करता है। मिलिट्री रिफॉर्म, he introduced military reform for which system of दाग and चेहरा was introduced in the army। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए सैनिकों के चेहरे का, हुलिये का डिस्क्रिप्शन रखना शुरू किया, घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की। मार्केट रिफॉर्म के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अलग अलग मार्केट दिल्ली में इस्टेब्लिश की। मार्केट के बेटर कंट्रोल के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चारों मार्केट्स में रेट और अमाउंट, प्राइस एंड क्वांटिटी को फिक्स कर रखा था। कम तौलने वालों के खिलाफ स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए जाते थे और अगर कोई व्यक्ति कम तौलता पकड़ा जाता था तो उसके लिए, कम तौलने वाले के लिए उतनी ही सख्त सज़ा होती थी। मार्केट के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के लिए साहनाई मंडी नाम के ऑफिसर को नियुक्त किया गया। लैंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। उसने कैश में रेवेन्यू लेनी शुरू कर दी। रेवेन्यू को वो सोल्जर्स और सुल्तान्स को पे करने के लिए कैश में देता था। दिल्ली सल्तनत के अन्य 3 डायनेस्टीज़ के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।